मुखर्जी और आप देख रहे हैं महाभारत। काबुल और अफगानिस्तान दुनिया के मानचित्र पर वो जगह है जहां पर कुछ भी हो सकता है। जी हां, इस वक्त अफगानिस्तान में कुछ भी हो सकता है और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर धमाका होता है, उसमें कई जानें चली जाती हैं और उसके 36 घंटे के अंदर एक बार फिर काबुल में धमाका होता है। इस बार अमेरिका की तरफ से धमाका होता है। ड्रोन हमले में काबुल एयरपोर्ट के हमले का बदला लिया जाता है। मैं पूरी खबर आज महाभारत में आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे अफगानिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे खतरनाक जगह बनी हुई है। काबुल में खतरा टला नहीं है। जी हां, काबुल में किस तरह से खतरा बरकरार है मैं आपको यह महाभारत में बताऊं उससे पहले मैं शुरुआत आज कर रही हूं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज बाइडेन ने जरूर बदला लिया। किस तरह अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर हुई बॉम्बिंग का बदला लिया, मैं उस खबर पर आऊं उससे पहले आपको बताती हूं इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि किस तरह से अफगानिस्तान पर चीन और यूएस में बातचीत हुई है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रही हूं, अमेरिका और चीन में बातचीत हुई है। अफगानिस्तान को लेकर यह बातचीत हुई है। यह मिलिट्री स्तर की बातचीत है, दोनों सेनाओं के बीच मिलिट्री स्तर की यह बातचीत। और बड़ी खबर यह है कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली वार्ता है दोनों देशों के बीच, मिलिट्री स्तर की यह बातचीत। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, अमेरिका और चीन के बीच मिलिट्री स्तर की यह बातचीत हुई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं किस तरह से आज अमेरिका ने जो हमला ड्रोन के जरिए किया, आईएसआईएस के आतंकी ठिकाने पर किया, किस तरह काबुल एयरपोर्ट का बदला लिया, उसके बाद चीन और अमेरिका के बीच मिलिट्री स्तर की यह बातचीत हुई है, उसकी खबर मैं आपको बता रही हूं। आज 48 घंटे के बाद किस तरह से यूएस ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले का बदला लिया है और किस तरह से 48 घंटे के अंदर अंदर बाइडेन ने बदला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था वी विल हंट यू डाउन, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस तरह से 48 घंटे के अंदर बमबारी की, आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी की है और उसके बाद किस तरह से बदला लिया है। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं, ये तस्वीरें दिखा रही हूं उस हमले की जो कि हमला अमेरिकी फोर्सेस ने किया और किस तरह से ड्रोन के जरिए हमला किया और किस तरह आईएस के ठिकानों पर यह बमबारी की गई है, उसकी तस्वीरें। यूएस का बदला, अमेरिका जिस पर जब भी हमला हुआ है उसने किस तरह से हमले का बदला लिया और आज की ये तस्वीरें भी वही हैं। आज की भी यही तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, किस तरह से बड़ा गड्ढा उस जगह पर जहां आईएस का ठिकाना माना जा रहा था, नंगरहार में इस जगह को निशाना बनाकर अमेरिका ने बमबारी की और उसके बाद किस तरह से बदला लिया है। अमेरिका का कहना है कि जो मास्टरमाइंड रहा काबुल एयरपोर्ट्स का, उसको निशाना बनाकर यह हमला किया गया और किस तरह 48 घंटे के अंदर यह बदला लिया गया है। इस वक्त भी अमेरिकी जो सेना है वो अफगानिस्तान से निकलने के लिए लगातार इवैक्यूएशन प्रोसेस में लगी हुई है और उसके बीच किस तरह हमले में काबुल धमाके के साजिशकर्ता को ढेर करने का दावा कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। और जिस तरह से यह हमला किया गया उसके बारे में मैं आपको बताती हूं। अमेरिका की वो किलिंग मशीन जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं, वो किलिंग मशीन जो कि इस तरह के हमले करने में माहिर है, उस किलिंग मशीन के बारे में अब आपको बताने वाली हूं जिसके जरिए अमेरिका ने यह बदला लिया है। मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से ड्रोन के जरिए यह हमला किया गया और ये MQ-9 जो कि
किलिंग मशीन कहलाता है। अमेरिका की ये किलिंग मशीन है, ये रिपर ड्रोन है जिसकी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको बता रही हूं, इसकी खासियत बता रही हूं। जासूसी में ये माहिर माना जाता है, इसका निशाना भी अचूक है, यानी जहां पर ये हमला करेगा वहां पर टारगेट बच नहीं पाएगा। इसी ड्रोन से किस तरह बमबारी की है यूएस ने और मार गिराया है अपने टारगेट को, किस किस से लैस है ये भी आपको बताऊं। ये एक अचूक लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस है और इसमें लक्ष्य भेदी किस तरह से कैमरे लगे हुए हैं। ये हाई सेंसर सिस्टम है, इसके जरिए ये चलता है और किस तरह से ये लेजर गाइडेड मिसाइल्स अपना निशाना, जिसे इस निशाने को टारगेट को मानकर किस तरह उड़ाया जाता है वो भी मैं आपको बता रही हूं। ये एक बुरी तरह से टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन है जो कि हमले में इस्तेमाल होता है और ये यूएसए का, अमेरिका की किलिंग मशीन कहलाती है। ये कैसे चलता है ये भी आपको बताती हूं। 2 रिमोट पायलट्स हैं, सेंसर ऑपरेटेड है, यानी कि किस तरह से ये सेंसर ऑपरेटेड, इसको अपना लक्ष्य बता दिया जाता है और फिर ये उस बमबारी में माहिर है जो आज यूएसए ने की है, जो आज यूएसए ने आईएसआईएस के ठिकानों पर की। 2200 लीटर की ईंधन क्षमता है, 368 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है और 1800 किलोमीटर की इसकी रेंज है, यानी कि अगर यहां से इसका निशाना लगाया जाए तो 1800 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को भेज सकता है। हथियार भी ले जाने में सक्षम है ये किलिंग मशीन यूएसए की। 1700 किलो बमबारी की क्षमता रखता है और यह भी बताऊं कि 50,000 फीट, यानी कि जमीन से 50,000 फीट ऊपर जाकर यह अपना टारगेट पर निशाना कर सकता है। यह वो किलिंग मशीन है, अमेरिका की वो किलिंग मशीन जिसके जरिए ये हमला किया गया और किस तरह से इस हमले के जरिए अमेरिका ने बता दिया है। और ये वो किलिंग मशीन है जिसे भारत भी लेना चाहता है, भारत भी ये ड्रोन्स खरीदना चाहता है अमेरिका से। तो मैं इस किलिंग मशीन के बारे में आपको बता रही हूं जिसका अमेरिका इस्तेमाल करता है। लेकिन आज जब अमेरिका ने बदले की बात की और यह भी कहा कि अगर अमेरिका पर निशाना बनाया जाएगा तो अमेरिका बदला लेगा, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं जिन तस्वीरों के साथ अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा बदला दर्ज है। जी हां, मैं आपको दिखाती हूं 9/11 की वो तस्वीरें, और ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि अमेरिका ने कब कब बदला लिया है। 9/11 की ये तस्वीरें अमेरिकी इतिहास में किस तरह दर्ज है, जब ट्विन टावर्स को गिराया गया था और किस तरह से ये धुएं का गुबार। 9/11 की ये तस्वीरें जब ट्विन टावर्स को गिराया गया और अमेरिकी इतिहास में ये सबसे बड़ी त्रासदी रही और किस तरह से ट्विन टावर्स की ये तस्वीरें, फुल फ्रेम दिखाइए ने, ट्विन टावर्स की ये तस्वीरें जो कि किस तरह से अल-कायदा ने हमला किया अमेरिका पर। ये तस्वीरें आपको याद होंगी क्योंकि इन तस्वीरों के बाद अमेरिका ने कहा था हम बदला लेंगे, और 9/11 का बदला किस तरह से लिया था वो भी मैं आपको बताती हूं। ये मैं आपको तस्वीरें 9/11 की दिखा रही हूं। 2001 में जब हमला हुआ था अमेरिका के ट्विन टावर्स पर, अल-कायदा ने हमला किया था और किस तरह से विमान टकराए थे ट्विन टावर्स में और धुएं का गुबार पूरी तरफ उड़ गया था। ये तस्वीरें 9/11 की हैं। अब आपको मैं दिखाती हूं किस तरह से बदला लिया था, क्योंकि 9/11 का जो बदला लिया गया, अमेरिका ने कब कब बदला लिया है, कब कब उस पर हमले हुए हैं, किस तरह से यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यह हमला हुआ था। जल्दी जल्दी चलाएंगे इसे। और 9 सितंबर 2001 को यह हमला हुआ, तस्वीरें आपको याद है। ओसामा बिन लादेन ने रची थी साजिश। ओसामा बिन लादेन का नाम सबसे पहले 9/11 से जुड़ा। 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी इन हमलों में, और उसके बाद किस तरह से इन हमलों के बाद अमेरिका ने बदला कैसे लिया वो जरा दिखाते हैं अपने दर्शकों को। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन से किस तरह बदला लिया। यूएस ने अफगान पर हमला किया था, अफगानिस्तान पर, इसी अफगानिस्तान पर, और वहां पर लादेन नहीं मिला था। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में नहीं था। उसके बाद पाकिस्तान के एबटाबाद में उसे ढूंढ निकाला और वहां पर हमला कर किस तरह से यूएस नेवी सील्स ने मार गिराया था ओसामा बिन लादेन को। मई 2001 में लादेन को मार गिराया था। यह मैंने आपको एक बदला बताया। इसी के साथ साथ ये दोनों तस्वीरें साथ में आपको दिखाती हूं किस तरह से 9/11 का हमले का बदला लिया गया। वहीं दूसरा बदला आपको अमेरिका का दिखाती हूं। दूसरा बदला आपको अमेरिका का दिखाती हूं। ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आज भी अमेरिका ने कहा कि हम पर हमला हुआ और हमने बदला लिया। मैं दूसरी तस्वीर आपको बताती हूं कि कब हमला हुआ था अमेरिका पर। अगर मैं उसको ग्राफिक में दिखाऊं, यहां पर किस तरह से अमेरिका पर हमला हुआ था। ये 2020 में किस तरह से अमेरिका ने हमले का बदला लिया। अगर हम वो दिखा सके कि किस तरह से, अगर हम दिखा सके कि किस तरह से अमेरिका ने बदला लिया। ये सिर्फ एक घटना थी,
लेकिन इसी के साथ साथ किस तरह से 2020 में भी अमेरिका ने उसकी जो दूतावास थे उन पर बॉम्बिंग्स हुई थी और उन पर बदला लिया था। फुल फ्रेम जाइए जरा। ग्राफिक्स दिखाइए जरा कि किस तरह दूतावास पर हमला। मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से दूतावास पर हमला हुआ था। ये देखिए, अमेरिका के दूतावास पर, नीचे की ब्रेकिंग ग्रिड हटाइए, वो उससे कट रहा है टेक्स्ट। यूएस दूतावासों पर हमला हुआ था और उसके बाद किस तरह से 1998 में कीनिया और तंजानिया में यह हमला हुआ था और उस हमले के बाद 224 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। जब ये खबर आई, ये हमला हुआ, अबू मोहम्मद ने हमले कराए थे, उसके बाद भी यूएस ने कहा कि हम बदला लेंगे और इसका किस तरह से बदला लिया था वो भी मैं आपको बताती हूं। अलकायदा का नंबर 2 था अबू मोहम्मद और उस पर किस तरह से हमला किया वो भी आपको बताऊं कि किस तरह से अबू मोहम्मद को मार गिराया गया। अबू मोहम्मद ने ये हमले करवाए थे, इसीलिए उसे मार गिराया गया। मैं आपको ये पूरी खबर इसलिए बता रही हूं क्योंकि अमेरिका ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लिया। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं और अमेरिका हमेशा कहता आया कि अगर हमारे लोगों पर निशाना बनाया जाएगा तो हम इसी तरह से बदला लेंगे। यूएस ने अबू मोहम्मद को मार गिराया था और ये 2020 की घटना है। नवंबर 2020 में किस तरह से अबू मोहम्मद को ढेर कर दिया था। अबू मोहम्मद को ढेर कर दिया ये ईरान में घुसकर, क्योंकि उस समय ईरान में था अबू मोहम्मद, उसे ढेर कर दिया ईरान में घुसकर। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं और जो मेरे पास बड़ी खबर आ रही है, मैं अपने दर्शकों को वो बताऊं। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से नंगरहार में अमेरिका ने किस तरह से आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। काबुल को लेकर खतरा बरकरार है। काबुल को लेकर हमले का रेड अलर्ट मैं आपको बता रही हूं कि काबुल में किस तरह से हमले को लेकर रेड अलर्ट जारी है। काबुल अभी भी किस तरह से काबुल में बड़ा खतरा बना हुआ है, उसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और अलग अलग देशों की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया। यह भी आपको बताऊं कि फ्रांस और स्पेन ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर खत्म कर दिया है, इवैक्यूएशन प्रोसेस अपना खत्म कर दिया है। नांगरहार में आज यूएस ने बॉम्बिंग की और किस तरह आईएसआईएस से बदला लिया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी खतरा बना हुआ है। सबसे खतरनाक जगह बनी हुई है और क्यों बनी हुई है, अगर प्लीज पीसीआर आप ग्राफिक दिखाएं तो हम जरा बताएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह से काबुल में सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त भी बना हुआ है और इसीलिए मैं कह रही हूं कि काबुल में कुछ भी हो सकता है। काबुल में कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताती हूं क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, क्योंकि काबुल में इस वक्त भी रेड अलर्ट है, एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट है। विक्रांत आप प्लीज ग्राफिक्स दिखाइए जरा, अगर हम दिखा सकते हैं। काबुल में किस तरह से अलर्ट अभी भी बना हुआ है। मिशन काबुल के अगले कुछ दिन बेहद खतरनाक हैं, यह बताया जा रहा है, क्योंकि अभी भी 31 की डेडलाइन है अमेरिका के पास। फ्रांस और स्पेन ने अपना रेस्क्यू खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें जितने लोगों को निकालना था हमने निकाल दिया 31 से पहले। अमेरिका अभी भी 31 तारीख तक अपना ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेगा। अमेरिका के लिए 31 की डेडलाइन है। अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद फिर से खतरा बन गया है। जी हां, फिर से खतरा है अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद, क्योंकि अमेरिका के इस ड्रोन हमले के बाद काबुल एयरपोर्ट पर फिर से हमले की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है। अमेरिका अपने नागरिकों को बार-बार आगाह कर रहा है और बार-बार कह रहा है कि किस तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है और इसीलिए काबुल एयरपोर्ट पर फिर से हमले का अंदेशा बना हुआ है। मैं आपको बताती हूं अगली बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है, किस तरह से अमेरिका में लगातार जो बाइडेन के इस हमले की किस तरह से आलोचना हो रही थी काबुल एयरपोर्ट के बाद, और उसके बाद बाइडेन ने किस तरह हमला किया है और बदला लिया है आईएसआईएस से।
ट्रंप का बड़ा हमला है। ट्रंप ने बड़ा हमला किया है जो बाइडेन पर और कहा है कि किस तरह से यूएस ने किरकिरी करा दी है, यूएस की किरकिरी करा दी है जो बाइडेन ने। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप का हमला जो बाइडेन पर आया है कि किस तरह से यूएस की किरकिरी कराई है जो बाइडेन ने। जिस तरह का फैसला अफगानिस्तान में लिया गया उसे लेकर किरकिरी कराई गई है अमेरिका की। ये जो बाइडेन का बड़ा हमला, ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा हमला जो बाइडेन पर आया है। मैं आपको बताती हूं कि क्या क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमलावर रहे हैं बाइडेन पर। डोनाल्ड ट्रंप जो कि हर बार कहते रहे हैं कि यह इतिहास की सबसे बड़ी भूल है, अब ताजा हमला जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इतिहास का सबसे बेतुका फैसला है ये। अफगानिस्तान से आपने फौजें हटाई और उसके बाद जो इस वक्त एक बड़ा क्राइसिस है वो सिर्फ और सिर्फ इस फैसले की वजह से है। राष्ट्रीय सुरक्षा को आपने ताक पर रख दिया है क्योंकि इसमें अमेरिकियों की मौत हुई और 13 अमेरिकी मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा, सेना वापस बुलाई है और हथियार आपने वहीं छोड़ दिए। ये बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने सेना तो वापस बुला ली लेकिन आपने कितने हथियार अमेरिका के वहीं छोड़ दिए और किसके लिए छोड़ दिए? तालिबान के लिए छोड़ दिए जो कि अब उन अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है आप ही के खिलाफ। दुनिया के सबसे विकसित हथियार थे ये और इन्हें आप अफगानिस्तान में छोड़कर आ गए। ये किसकी भूल है? ये हमला सीधा सीधा ट्रंप का बाइडेन पर। दुनिया में अमेरिका की खिल्ली उड़ रही है कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ा हमला डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडेन पर कि अगर आज अमेरिका की खिल्ली उड़ रही है पूरी दुनिया में और इस फैसले की आलोचना हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके इस फैसले की वजह से। ये भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दुनिया में कमजोर नजर आ रहे हैं। वो अमेरिका जो सुपर पावर है, वो अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली खुद को बताता रहा, वो दुनिया में कमजोर नजर आ रहा है आपके इस फैसले की वजह से। तालिबान पर काबू किया तो तालिबान ने कब्जा कैसे कर लिया अफगानिस्तान में, ये बड़ा हमला है। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़े हुए हैं। मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जाऊंगी। मेजर जनरल जीडी बख्शी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन पर और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी किरकिरी है। आपने अमेरिका को कमजोर बना दिया। भले ही जो बाइडेन आज हमले का बदला लेने की बात कर रहे हो, लेकिन क्या आपने कमजोर अमेरिका को दिखा दिया पूरी दुनिया के सामने? मेजर जनरल जीडी बख्शी। बिल्कुल सही इल्जाम है। फैक्ट यह है कि अगर आपने अफगानिस्तान छोड़कर जाने का फैसला भी किया था अमेरिका ने, तो क्या यही एकमात्र तरीका था? पहले आपने फौजें हटाई, फिर आप सिविलियंस हटा रहे हो। ये तो मतलब कोई भी फौजी तौर तरीके के बिल्कुल विपरीत है, कॉमन सेंस के विपरीत है। हमें तो समझ नहीं आई इतने 85 बिलियन डॉलर, 85 अरब डॉलर के हथियार, 3.5 लाख राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स, कोई 75,000 हमवी और आर्मर्ड व्हीकल्स आप वहां छोड़ गए हो, नाइट विजन डिवाइसेस, बॉडी आर्मर, ये सब छोड़ दिया है तालिबान और आईएसआई के लिए कि लश्कर ए तोयबा को बांटे, चाहे वो जैश ए मोहम्मद को बांटे और अपने सारे पड़ोसियों को दुखी करे। देखिए जालिम खलीलजाद साहब जो इस पूरे बवंडर के वो निर्माता हैं, जिन्होंने सारा तमाशा किया है, अमेरिका की खिल्ली उड़वाई है, अमेरिका का जलूस निकाला है पूरी दुनिया के सामने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी बड़ी चतुर प्लानिंग ये थी कि हम अमेरिका वाले जो फौज है वो छोड़ देगी अफगानिस्तान को और कोई 6-8 महीने तक अफगानिस्तान की फौज लड़ती रहेगी, फिर काबुल पे कब्जा हो जाएगा तालिबान का। लोग दोनों चीजों को भूल चुके होंगे और अमेरिका की कोई किरकिरी नहीं होगी जैसे साइगॉन में हुई थी। जिस तरह से ये विड्रॉल किया गया, जिस बेहुदा तरीके से ये विड्रॉल किया गया है, वो तो नाक कटा दी है अमेरिका की एज अ सुपर पावर। वो साफ दिखाया है कि अमेरिका इज अ सुपर पावर इन डिक्लाइन। अरे अमेरिका के अपने जर्नैल मना कर रहे थे बाइडेन साहब को, उन्होंने उनकी एक ना सुनी। नहीं, और जीडी बख्शी सर मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, वो हथियार जिनसे आज तालिबान ये जंग आगे लड़ रहा है, वो हथियार अमेरिका के हैं।
वो यही बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये अत्याधुनिक हथियार आप छोड़कर निकल गए। एक बच्चे को भी पता है कि अगर कहीं से जाना है, किसी घर को छोड़कर जाना है, तो अपने खिलौने साथ लेकर जाता है बच्चा। यहां आप अपने अत्याधुनिक हथियार पीछे छोड़कर निकल पड़े। देखिए, मुझे लगता है इसके अंदर कोई साजिश है। मुझे लगता है कि अमेरिका की सोच थी कि हम तालिबान का रुख करेंगे चीन की तरफ, रूस की तरफ, सेंट्रल एशियन देश यानी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की तरफ, कौकासस की तरफ, ईरान की तरफ और भारत की तरफ, ताकि ये जो लोकल ताकतें हैं इनका सर दबा के रखा जाए, इनको जो है बिल्कुल इनके आफत कर दी जाए इनके लिए वहां से हटके, और हमारा कुछ नहीं करेंगे। हम तो 8-10 हजार किलोमीटर दूर है, केवल और केवल वो रूस को, चीन को, ईरान को, भारत को तंग करेंगे। साहब, यही प्लानिंग करके पहले भी आपका 9/11 हुआ, तब भी आप सोच रहे थे कि जो अफगानी है ये केवल रूस को टारगेट करेंगे, एथिस्ट रूस को टारगेट करेंगे, ये अमेरिका को कुछ नहीं कहेंगे। वो अमेरिका पे सबसे बड़ा वार किया, ब्लो बैक हुआ, द बिगेस्ट ब्लो बैक इन इंटेलिजेंस हिस्ट्री। अब क्या आप इतिहास क्यों दोहराना चाहते हैं? आपको अमेरिका के जो कॉम्बैट लीडर्स हैं, जो मिलिट्री कमांडर हैं, उनकी नसीहत थी कि ऐसे मत छोड़िए, ये अमेरिका के लिए मुसीबत होगी, ये अमेरिका के अलाइज के लिए मुसीबत पैदा करेगी 1-1.5-2 साल में। और वो तो 1-1.5-2 साल भी नहीं इंतजार किया, पूरा विश्वास किया बाइडेन साहब ने पाकिस्तान के ऊपर और तालिबान के ऊपर, जैसे मोहब्बत हो गई हो तालिबान से। और देखिए क्या किया है पाकिस्तान और तालिबान ने, कैसा पीठ में खंजर घोंपा है, अमरीकियों का तो तमाशा बना दिया पूरी दुनिया के। यही बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और यही बात मुझे लगता है मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त जो बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं वो यही बात कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी किरकिरी है। आप सुपर पावर होने की बात करते आए, लेकिन आप कहां आज पहुंच गए वो पूरी दुनिया देख रही है। मैं एक बार एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊंगी सर, और उसके बाद मैं वापस आ रही हूं आपके पास। अमेरिका के पास अब 3 दिन बचे हैं इवैक्यूएशन प्रोसेस को खत्म करने के लिए। 31 तारीख की डेडलाइन जो तालिबान ने दी है। बड़ी खबर जरा दिखाइए स्क्रीन पर, बड़ी खबर दिखाइए स्क्रीन पर। अमेरिका के पास 3 दिन बचे हुए हैं, 31 तक खत्म करना है रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्रिटेन स्पेन का रेस्क्यू खत्म हो चुका है। ये बड़ी खबर बता रही हूं कि ब्रिटेन और स्पेन ने रेस्क्यू ऑपरेशन अपना खत्म कर दिया है। अब अमेरिका के पास 3 दिन बचे हैं यहां पर इवैक्यूएशन प्रोसेस को खत्म करने के लिए। अमेरिका अभी भी लोगों को बाहर निकाल रहा है और अपने लोगों को बाहर निकाल रहा है। आज तालिबान ने सीधे सीधे कहा है कि एयरपोर्ट के कई हिस्सों पर अब अमेरिका नहीं तालिबान का कब्जा है। सिर्फ कुछ हिस्से पर एयरपोर्ट के तालिबान का हिस्सा, अमेरिका का बचा हुआ है हिस्सा, बाकी सब एयरपोर्ट पर तालिबान अपने कंट्रोल में एयरपोर्ट को ले चुका है। मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से 31 तारीख के बाद अफगानिस्तान में जो खेल होगा वो क्या होगा। 31 तारीख के बाद तालिबान राज में कौन पर्दे के पीछे का खिलाड़ी हो सकता है, मैं वो आपको बताती हूं। 31 के बाद खिलाड़ी कौन तालिबान के पीछे से। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो तालिबान राज की शुरू से वकालत इमरान खान ने की है, गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी कह रहे थे इमरान खान। पाकिस्तान किस तरह से सरकार गठन की प्रक्रिया में भी शामिल है। कुरैशी साहब अलग अलग जगह जा रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, और जो सरकार गठित होगी कौन कौन से नेता होंगे उसमें भी शामिल है। पाकिस्तान के लिए, तालिबान के लिए आर्थिक रूप से भी जरूरी है पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह से एसेट्स फ्रीज कर दिए गए, जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान के पैसे पर अपना राज नहीं बना पाएगा, तो आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान पर किस तरह से वो आश्रित होगा। और पाकिस्तान को तालिबान खुद बता चुका है भाई, तो ऐसे में सीधे सीधे रूप से जो सत्ता चलेगी तालिबान की उसमें पाकिस्तान का पीछे से हाथ होगा, ये बिल्कुल बिल्कुल साफ है। वहीं दूसरा मैं आपको बताती हूं, दूसरा खिलाड़ी जो तालिबान के पीछे से, वो होगा चीन। पर्दे के पीछे रहकर किस तरह से चीन खेल करेगा यह भी स्वाभाविक है, क्योंकि चीन पर पूरी तरह से आश्रित है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जरिए ही तालिबान को चलाएगा चीन, ये भी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं। चीन का दबदबा पाकिस्तान पर कायम है और पाकिस्तान के जरिए तालिबान पर कंट्रोल करेगा चीन। भारत की पकड़ कमजोर करने की कोशिश है। भारत एक तरह से
पार्टनर रहा है अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, और उस पकड़ को कमजोर करने के लिए चीन का रोल यहां पर वो अपना रोल बढ़ाना चाहता है। अफगानिस्तान से रूस और भारत पर भी नजर रखने की कोशिश रहेगी, ये भी मान रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ। वहीं तीसरा खिलाड़ी कौन होगा? तीसरा खिलाड़ी 31 के बाद रूस भी हो सकता है, क्योंकि रूस पिछले 7 साल से, जी हां 7 साल से तालिबान से बात कर रहा है, 7 साल से बात कर रहा है। और इसी साल जनवरी में तालिबान का प्रतिनिधिमंडल मॉस्को भी गया, रूस गया और वहां पर मुलाकात की है। तो ये अंदर खाने मुलाकातें पहले से रूस से चल रही हैं, और इसीलिए रूस ने अपना दूतावास नहीं हटाया है अफगानिस्तान से। अमेरिका का प्रभुत्व खत्म करने की कोशिश में रूस लगातार तालिबान से बातें करता रहा है, और यहां अगर अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होता है तो रूस अपना दबदबा बढ़ा सकता है और चीन पर भी अंकुश लगा सकता है। इसीलिए रूस भी पर्दे के पीछे से बड़ा खिलाड़ी अफगानिस्तान में बनकर उभर सकता है, क्योंकि 31 के बाद अब किस तरह खेल वहां पर शुरू होगा यह भी समझना जरूरी है। जीडी बख्शी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। जिस तरह से तालिबान के पीछे के खिलाड़ियों की मैं बात कर रही हूं, उसमें पाकिस्तान तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन चीन और रूस की भूमिका भी उतनी ही अहम है। देखिए, अफगानिस्तान के बारे में एक चीज समझ लीजिए। एक्सपर्ट्स, बार्नेट रूबिन जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अफगानिस्तान एक रेंटियर स्टेट है, यानी अफगानिस्तान में कभी इस तरह की क्षमता नहीं रही आर्थिक कि वो अपने ही देश में एक नेशन स्टेट का निर्माण कर सके। पैसा हमेशा बाहर से लगा है, उपनिवेश हुआ है। पहले ब्रिटेन ने पैसा दिया, फिर रूस ने पैसा दिया, फिर सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने मिलकर पैसा दिया, और अब चीन पैसा देगा। अगर वहां पे कायम करनी है एक सरकार, कौन डॉक्टरों को, नर्सेस को, फौज को, सबको तनख्वाह कौन दे रहा था अभी तक? अमेरिका। और अब ये पाकिस्तान को देना होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक तबाही हो चुकी है जी। साफ जाहिर है कि वो अपने हाथ जोड़कर चीन के सामने एक भिखारी की तरह खड़ा होगा। भिखारियों को नहीं तो बख्शीश दे सकता, ये चीन के थ्रू उसको दिलवानी होगी। चीन भी फूंक फूंक कर देगा, सोच समझ कर देगा, क्योंकि चीन जानता है कि अगर उसके वहां पे इंजीनियर मारे गए, उसके वहां पे कर्मी मारे गए, तो जो भी वो तांबा और जो भी वो प्रेशस मेटल्स वहां से निकालने की, रेयर अर्थ निकालने के जो मंसूबे बना रहा है, वो सब हवा में धरे रह जाएंगे। CIA के पास भी पैसे की कमी नहीं है, काफी खिला पिला के गई है तालिबान को और खिलाती रहेगी। और मुझे हैरत नहीं होगी, बिल्कुल हैरत नहीं होगी कि अगर तालिबान शिनजियांग में युइगुर मुसलमानों के तरफ से हस्तक्षेप करे। 1-2 साल में ये होने वाला है। ये तो आपको लग रहा है चीन इसे भाप सकता है, चीन इसे भाप पा रहा है, इसीलिए रिश्ते अभी से बनाने की कोशिश है। चीन इसे भाप पा रहा है सर, इसीलिए रिश्ते भी बनाने की कोशिश है। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है जीडी बख्शी सर। मैं आपके पास आ रही हूँ, बड़ी खबर एक और बता देती हूँ अपने दर्शकों को, किस तरह से पाकिस्तान में तालिबान राज आते ही आतंकी संगठन सक्रिय हुए हैं। बड़ी खबर बता रही हूं कि कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए किस तरह से साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान से हाथ मिलाकर कश्मीर का मंसूबा साफ हो सकता है। यह तो सरकारी रूप से, राजनीतिक रूप से बयानबाजी भी हमने देखी है, लेकिन खुफिया सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये कि किस तरह से तालिबान से रिश्ते बनाना चाहता है और उन तालिबान की मदद लेकर कश्मीर में साजिश फैलाना चाहता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जो सक्रिय आतंकवादी संगठन है, मैं आपको बताती हूं कि कश्मीर में कैसे हो रही है काबुल वाली साजिश, वो आपको बताती हूं। कश्मीर में किस तरह से हो रही है काबुल वाली साजिश, यानी जो काबुल में हुआ वही कश्मीर में हो, इसे लेकर किस तरह से प्लान बन रहा है वो अपने दर्शकों को बताती हूं। ये दो चेहरे जो आपके स्क्रीन पर हैं इस वक्त, मुल्ला बरादर जो कि हाल ही में किस तरह से तालिबान राज के आते ही रोज आप इसकी तस्वीरें देख रहे हैं, और मसूद अजहर, तालिबान के नेताओं से मिला है मसूद अजहर, यानी कि वो आतंकी जो लगातार कश्मीर में हमले करने की फिराक में रहता है।
तालिबान से मिला है मसूद अजहर, जरा रोकिए इसे। और किस तरह से कांधार जाकर बरादर से मिला मसूद अजहर, वो भी आपको बता रही हूं। ये कांधार में मुलाकात हुई है, मुल्ला बरादर और मसूद अजहर की कांधार में मुलाकात हुई है। आईएसआई ने बैठक का इंतजाम कराया। सोचिए, आईएसआई करा रही है तालिबान और मसूद अजहर की बैठक, और कहने को आतंकियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आतंकियों की बैठक का पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो आईएसआई तैयार कराती है। जैशे मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर, और इससे मुल्ला बरादर की मुलाकात करवाई है। और किस तरह से तालिबान से मसूद अजहर ने मदद मांगी है, और क्या मदद मांगी है कि तालिबान की जीत पर मसूद ने खुशी भी जताई और यह भी कहा कि आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मंजिल की तरफ नाम से एक लेख लिखा है जिसमें कहा कि तालिबान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और तालिबान के जरिए हम भी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। वो मंजिल कौन सी है? वो मंजिल कश्मीर है। और कश्मीर के लिए किस तरह से मदद मांगी है, किस तरह से मदद मांगी है मुल्ला बरादर से, यानी कि तालिबान के जरिए। वो आपको बयान भी याद होगा कि किस तरह से इमरान खान की पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि तालिबान हमें दिलाएगा कश्मीर, और कुछ इसी तरह का मंसूबा पाले मसूद अजहर ने मुल्ला बरादर से मुलाकात की है। किस तरह तालिबान को इस्तेमाल कर और तालिबान के जरिए कश्मीर में आतंकी मंसूबे अपने फैलाना चाहता है मसूद अजहर, उसकी भी मैं तस्वीर आपको बता रही हूं। जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। और कांधार में तालिबान की बड़ी बैठक हो रही है। अफगानिस्तान में सरकार बनाने पर चर्चा हो रही है। जी हां, बैठक में मुल्ला बरादर मौजूद है। ये आपको बताएं कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने पर चर्चा हो रही है। ये सरकार तालिबान की होगी, और तालिबान की सरकार में कौन क्या करेगा, बैठक में मुल्ला बरादर शामिल है। मैं ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, मुल्ला बरादर की अध्यक्षता में ही कांधार में ये बैठक हो रही है। कांधार में ही मसूद अजहर से भी मुलाकात की थी मुल्ला बरादर ने, और अब कांधार में ये बड़ी बैठक हो रही है सरकार गठन को लेकर। मैंने ये भी आपसे बताया कि किस तरह से पाकिस्तान का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट है इस सरकार गठन को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान लगातार हस्तक्षेप बनाया हुआ है तालिबान की उस सरकार में जिसके गठन पर काम किया जा रहा है, और कौन कौन क्या करेगा उसे लेकर भी बात हो रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। कांधार में मुल्ला बरादर इस वक्त मौजूद है, और किस तरह से कांधार के अंदर ही सरकार गठन को लेकर फाइनल प्लान तैयार हो रहा है। और काबुल में जो सरकार बनेगी उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसे लेकर यह बैठक चल रही है। मैं जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूं एक बार। जीडी बख्शी सर, इस वक्त जो सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, अब सरकार इसे कहना उचित तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बंदूक के दम पर, गोली के दम पर जो सत्ता में आए वो क्या सरकार, लेकिन यहां पर जो भी एक पूरा एक टीम बनेगी अफगानिस्तान को चलाने के लिए, उसमें सीधे सीधे आपको लगता है हस्तक्षेप पाकिस्तान का होगा? होगा नहीं बेटा, है जी। सीधे सीधे पाकिस्तान की ट्यूटलेज के नीचे ये पूरा तमाशबीन का जो गठन है वो हो रहा है, और वो नाम के लिए एक दो मुखौटे ले लेंगे। असली ये तालिबान का राज है, और तालिबान के पीछे है आईएसआई। इसमें दुनिया को कोई शक नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ तालिबान, आईएसआईएस, खुरासान, अलकायदा, ये तमाम जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये सारे के सारे कार्टून नेटवर्क इस कार्टूनी मजलिस में शामिल होंगे। ये क्या सरखाक ये चलाएंगे ये अफगानिस्तान को। पाकिस्तान इनसे चल नहीं रहा, भीख हर जगह मांग रहे हैं। भिखमंगों की टोली में बेचारे अफगानों को भी जोड़ दिया। जो सारे पैसे और देशों से आ रहे हैं, मेरी समझ में बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए। अब भारत को एक नया कांस का टुकड़ा नहीं देना चाहिए, और देखें कब तक पाकिस्तान चलाता है। चीन के सामने खुद के लिए उधार ले रहा है, खुद खाने को नहीं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेंगे लेकिन साला घी पिएंगे हैं, और जबरदस्ती औरों पे राज करेंगे। खुद का देश चल नहीं रहा, अपनी मलकियत समझ नहीं रही, गधे बेच रहे हैं,
और अपनी औरतें बेच रहे हैं चीनियों को, और ऊपर से ये अफगानिस्तान चलाना चाहते हैं, जो कि हर साल 4 से 5 अरब डॉलर का खर्चा है। ये तो साहब मोहताज है पैसे पैसे के, ये कहां से चलाएंगे? आपको ये आपको लगता है जीडी बख्शी सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको लगता है कि ये जो पर्दे के पीछे के खिलाड़ियों की मैंने बात की, एक खिलाड़ी उनमें चीन भी है, क्योंकि पाकिस्तान किस तरह से चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है, यानी पाकिस्तान, चीन भी एक तरह से तालिबान को और अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा वाया पाकिस्तान। देखिए, जो चीन है वो पाकिस्तान के कंधों से बंदूक चलाना चाहता है। चीन का मुद्दा है जो रेयर अर्थ्स हैं, जो कॉपर है, जो मिनरल वेल्थ है अफगानिस्तान की, उसे लूटना। उसका जरिया है पाकिस्तान। पाकिस्तान उसका पासपोर्ट है अफगानिस्तान में ऑपरेट करने के लिए। पाकिस्तान उसे तालिबान, ISIS, खुरासान और बाकी जानवरों से, जंगली जानवर जो वहां पड़े हैं, उनसे बचा के रहेगा। ये चीन की उम्मीद है। अमेरिका की भी उम्मीद थी कि तालिबान बचाएगा, पाकिस्तान बचाएगा, उसके विड्रॉल को सेफ रखेगा। 13 मरीन मार डाले हैं, कोई 12 से ज्यादा घायल कर दिए हैं। साहब अभी तो आगाज है, अभी तो आगाज है। अगर चीन का भी ऐसे ही बचाव हुआ तो मेरा ख्याल उसके जो मंसूबे हैं कि हम मिनरल वेल्थ लूटेंगे, जो है $1 ट्रिलियन की मिनरल वेल्थ अफगानिस्तान की, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि CIA के पास भी पैसे की कमी नहीं है। अफगानों को, तालिबान को कोई भी खरीद सकता है, वो बशर्ते पैसा दे। पाकिस्तान से ज्यादा पैसा तो CIA दे देगी, इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और CIA का जहां तक मैं गेम प्लान समझ सकता हूँ, वो तालिबान का इस्तेमाल करने का है, तालिबान को एक डायरेक्शन देने का है, जो चीन की तरफ हो, जो रूस की तरफ हो, सेंट्रल एशिया, ईरान और भारत की तरफ हो। पर सर, ये कैसा डायरेक्शन देना है कि अपने ही लोग इसमें मारे जाएं, और यही हुआ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बाइडेन ने जो फैसला लिया, वो किस तरह से अमेरिका की किरकिरी के लिए बहुत बड़ी वजह रहा है। मैं तस्वीरें लगातार दिखा रही हूं जो हमारे पास अफगानिस्तान से आ रही है। जीडी बख्शी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है महाभारत में, लेकिन थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव होंगे और उस पर भी जाएंगे हम, उन तस्वीरों पर जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।